हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो फिनोमिना है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, जिसका हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस किया जाता है, यानी कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि फॉर्मेशन कर रहे हैं स्पर्मेटिड का। ठीक है, जिसको स्पर्मेटोसाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्पर्मेटोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि इस फिनोमिना के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पर्म को बोला जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल स्पर्म। ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है, जिसके अंदर हमें क्या देखना होता है, जो ये नॉन मोटाइल स्पर्म है इनको मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मियोजेनेसिस हमें डिस्कशन करना है, जिसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था। इसका एक और नाम भी बोला जाता है मेटेलियोसिस, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस स्टेप में क्या करना होता है, जो नॉन मोटाइल स्पर्म है, नॉन मोटाइल जो स्पर्मेटिड है, बेसिकली स्पर्मेटिड वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, स्पर्मेटिड को हमें चेंज करना है इनटू मोटाइल स्पर्म में थ्रू मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ जो फिनोमिना होने वाला है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म। बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म। तो हम देखते हैं कि ये जो फिनोमिना है इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और कैसे जो एक स्पर्मेटिड है वो एक मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फिनोमिना है स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड का, उसके अंदर सबसे पहले तो इलोंगेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो होता है वो इलोंगेट होता है और एक्सटेंड करता है काफ़ी, मतलब एक लॉन्ग एरियाज के अंदर। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के अंदर बात करें तो सबसे पहला हम यहाँ पे स्टेप देखेंगे, और वो है फॉर्मेशन ऑफ हेड। फॉर्मेशन ऑफ हेड। ठीक है, हेड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो मैंने पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे जो हेड है इसके अंदर सबसे पहले जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो किस में देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। तो बेसिकली आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर चेंजेस सबसे पहले आएंगे। न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आता है, तो न्यूक्लियस के अंदर पहली चीज़ लॉस ऑफ वाटर, RNA एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर वाटर का लॉस हो जाएगा, RNA और न्यूक्लियोलस सब भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये काफ़ी इलोंगेट हो जाता है और अटेंड करते हैं डिफरेंट शेप इन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। बेसिकली इन शॉर्ट हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है बिकम इलोंगेटेड। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेटेड हो जाता है और गेन करता है डिफरेंट शेप।
अब ये जो शेप है वो वेरी करता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर, ऐसा किसी में एक जैसा शेप हो ये ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट शेप इन डिफरेंट स्पीसीज या एनिमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें वैरी करती है। तो न्यूक्लियस जो है वो इलेंगेटेड हो जाता है और उसके जस्ट बाद हमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड पॉइंट हमारे सामने यहाँ आता है, वो है कि न्यूक्लियस के इलोंगेटेड होते ही जो गोल्जी बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि वो न्यूक्लियस के एंटीरियर पोल पे आके और एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो सेकंड स्टेप में हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही ये क्लियर हो गया हमारा कि जो एक्रोसोम है इसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या होता है कि जो वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी है वो अरेंज होती है कॉन्सेंट्रिक एट द एंटीरियर एंड ऑफ द न्यूक्लियस। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस के ऊपर हमें देखने को मिलती है एंटीरियर एंड पे कौन, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी अरेंज इन concentric ring at the anterior portion, at the anterior end of nucleus, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेसिकल्स जो हैं वो आपस में इस तरीके से अरेंज हो जाती है और आप यहाँ देखोगे कि जो यहाँ पे इन वेसिकल्स के अंदर काफ़ी सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रैन्यूल कंटेनिंग वेसिकल्स है वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड हो जाती है और फ्यूज्ड होके एक एक्रोसोमल वेसिकल बनाती है और इस एक्रोसोमल वेसिकल्स के अंदर एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। और जो ये पोर्शन है एक्रोसोम, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एग के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेनेट्रेट करने में यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो बेसिकली एक्रोसोम जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एसिडिक एंजाइम्स, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है एक्रोसोम के फॉर्मेशन में, क्योंकि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो ग्रैन्यूल कंटेनिंग वेसिकल्स फ्यूज्ड हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, फॉर्म ए लार्ज एक्रोसोमल वेसिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लार्ज एक्रोसोमल वेसिकल्स होती हैं इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एक्रोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्रोसोम है वो एंटीरियर एंड ऑफ न्यूक्लियस पे प्रेजेंट रहता है और इसके ऊपर कवर रिंग रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो एक्रोसोम जो होता है वो बेसिकली डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, एक तो उसकी खुद की वेसल्स मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी कवरिंग हमें देखने को मिलती है। डायग्रामेटिकली देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर आएगा। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्रोसोमल वेसिकल्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक या आप बोल सकते हो कि एसिडिक एंजाइम्स की प्रेजेंस रहती है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ डायग्रामेटिकली बात करें तो ये इस तरीके से हमारे सामने क्या है, न्यूक्लियस है, एक स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है हमारे सामने, स्पर्मेटिड, ठीक है, जो कि नॉन मोटाइल है। अब इस स्पर्मेटिड के अंदर अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है, इस तरीके से गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट है, ठीक है, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो है सेंट्रियोल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक स्पर्मेटिड जो है सिंगल
सेल के फॉर्म में आता है। अब आप यहाँ देखोगे कि जो चेंजेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो ऐसे काफ़ी इलोंगेटेड हो जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के इलोंगेटेड होते ही जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या हो जाएगा, इलोंगेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें साइटोप्लाज्म में भी इलोंगेशन देखने को मिलेगी। और प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो गोल्जी है उसकी जो वेसिकल्स हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया इसकी चारों तरफ अभी भी अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और एक इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, सेंट्रियोल है। ठीक है, और सेंट्रियोल जो है इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या है, गोल्जी वेसल्स या बॉडी। ठीक है, इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखते हो कि जो गोल्जी वेसल्स है वो इसके चारों तरफ इस तरीके से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से हमारे सामने आता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ देखोगे ये न्यूक्लियस की जो इलोंगेशन है वो तो एज इट इज़ मेंटेन है यहाँ पे। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये इस तरीके से सारा जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर वेसल्स फ्यूज होगी, क्या बना देती है, एक्रोसोमल वेसिकल बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम या एक्रोसोमल वेसिकल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और जो यहाँ पे सेंट्रियोल है ये डिवाइड करके अपना नंबर एंड कॉपीज इंक्रीज कर देता है। इसके अंदर एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बनता है। ठीक है, यानी कि दो तरह के सेंट्रियोल हमारे सामने रहते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और सेकंड जो सेंट्रियोल है उसको हम डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एक न्यूक्लियस स्पर्मेटिड से स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशंस आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में हमने हेड बना दिया है, अब हमें बनाना है मिडल पीस, क्योंकि हमें हेड की फॉर्मेशन के बाद में अब हमें देखना है कि मिडल पीस कैसे बनता है। तो सेकंड जो स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। ठीक है, मिडल पीस का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है, तो मिडल पीस के फॉर्मेशन में हमें क्या करना होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रियोल होता है वो बेसिकली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वन सेंट्रियोल जो होता है वो आउट ऑफ टू मूव करता है, एक तो न्यूक्लियस के जस्ट नीचे जो कि पैरोक्सिमल होता है, और सेकंड जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेंट्रियोल है वो यहाँ पे कितने हो गए, दो सेंट्रियोल हो जाते हैं। एक सेंट्रियोल तो कौन सा, जो मूव करता है बैकवर्ड और अरेंज होता है इन ए नॉच ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीधी बात से एक न्यूक्लियस के पास जो होता है उसको तो हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, पैरोक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के पास होता है, नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिस्टल सेंट्रियोल से ही जो है वो मिडल पीस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो सेकंड सेंट्रियोल है वो अरेंज होता है और पैरोक्सिमल के नीचे की साइड में, और ये आगे क्या बनाते हैं, एक्सल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या बनता है, यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल गिव्स rise to axial filament and which
forms the main एक्सिस। ठीक है, और इस जो यहाँ पे एक बहुत ही थोड़ा अमाउंट साइटोप्लाज्म का भी इस एक्सिस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं ए लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रिमेन लेफ्ट अराउंड द मेन एक्सिस। ठीक है, तो अब हम डायग्राम देखें, ये इस तरीके का हमारा जो थर्ड स्टेप के बाद में अब फोर्थ स्टेप में अगर देखें तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ तो हमें एक्रोसोमल रीजन, फिर हमारे सामने न्यूक्लियस रीजन आ चुका है। ठीक है, और न्यूक्लियस रीजन के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंट्रियोल थे, और इन दो सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल ने इस तरीके से एक्सल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस बना दिया ये हम लोगों ने। ठीक है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अभी भी क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे एक्रोसोम रीजन है, और यहाँ पे दो क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ठीक है, जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इसने आगे क्या बना दिया, एक्सल फिलामेंट। ये क्या है, एक्सल फिलामेंट। ठीक है, और इस एक्सल फिलामेंट के चारों तरफ अभी भी कुछ पोर्शन जो है हमें साइटोप्लाज्म का देखने को मिलता है। आगे हम देखें तो मिडल पीस जो है वो इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में यानी कि जो डिस्टल सेंट्रियोल ने इतना करने के बाद में यहाँ पे जो ये तो था फोर्थ स्टेप जो कि सेंट्रियोल शो करता है। सेकंड स्टेप में आप यहाँ देखते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज थे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अरेंज्ड हो जाते हैं इन ए स्पाइरल मैनर। ठीक है, अराउंड जो एक्सल फिलामेंट है उसकी। ठीक है, तो इसको जो स्पाइरली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है, वो बोला जाता है नीबिन कर्म शीत। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो नाम आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद करने हैं। डायग्राम देखें तो अब जो नेक्स्ट हमारे सामने डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से ये हमारे पास हेड रीजन हो गया, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस रीजन है, यहाँ पे सेंट्रियोल की प्रेजेंस है, और ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस है, और साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में ये एक हमारे सामने क्या है, एक्सल फिलामेंट है। ये क्या है, एक्सल फिलामेंट। इस एक्सल फिलामेंट के चारों तरफ हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म के अंदर अरेंज होते देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो एक्रोसोमल रीजन है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जस्ट नीचे हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेंट्रियोल। तो एक पैरोक्सिमल, और इस तरीके से ये सेंट्रियोल है, और एक जो हमें देखने को मिल रही है ये क्या है, एक्सल फिलामेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्पर्म का ये रीजन कौन सा बन गया है, हेड रीजन बन चुका है, और ये कौन सा बन चुका है, मिडल पीस। ठीक है, तो अब जो पीछे का एक्सल फिलामेंट है ये अब किस में कन्वर्ट होगा, टेल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो अब हमारे पास, क्योंकि ये अभी तक क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सल फिलामेंट बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास हम देखें हमने क्या क्या बनाया है, हेड का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद में फिर हमारे पास जो है मिडल पीस का भी फॉर्मेशन हो चुका है इस तरीके से, और अब हमें क्या बनाना है, टेल का फॉर्मेशन करना है। यानी कि थर्ड स्टेप में हमारे पास आएगा
फॉर्मेशन ऑफ टेल। ठीक है, तो फॉर्मेशन देखें टेल का किस तरीके होगा। एक्सियल फिलामेंट जो होती है वो ग्रो करती है बिहाइंड द मिडल पीस, और ग्रो करके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेल में कन्वर्ट होती है। टेल के कुछ पोर्शन के अंदर साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस रहती है और कुछ पोर्शन पे नहीं होता। तो बेसिकली जो टेल है हमारे सामने आती है, उसके दो पोर्शन हमें देखने को मिलते हैं टेल के अंदर, यानी कि टेल की जो प्रेजेंस है वो क्लियरली दो तरह से अपीयरेंस में रहती है। एक तो एंड पीस रहता है टेल का और एक प्रिंसिपल पीस रहता है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक्सल फिलामेंट है उसके अंदर जो अरेंजमेंट रहता है ट्यूब्यूल्स का, वो 9+2 का, यानी कि टेल यहाँ पे जस्ट लाइक अ फ्लेजिला। जो एक्सल फिलामेंट है वो आप यूँ समझ सकते हो कि क्या है, फ्लेजिला है। और फ्लेजिला की स्ट्रक्चर आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ी थी, और क्लास 11th में आपने देखा है कि उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का प्रेजेंट 9+2 का अरेंजमेंट रहता है। 9 जो होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, 2 सेंट्रल रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम टेल का फॉर्मेशन देखें तो किस तरीके का होगा। जो एक्सल फिलामेंट है, फिलामेंट ग्रो करते हैं बिहाइंड मिडल पीस। ठीक है, और क्या बनाते हैं, फॉर्मिंग टेल। ठीक है, और ए लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो पिंस्ड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ टेल, जो कि विच इज इनगल्फिंग बाय सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो देखने को मिलता है यहाँ पे कि बहुत सारा जो है पिंस्ड आउट हो जाता है फ्रॉम द बेस ऑफ टेल, और जो कि सर्टोली सेल इनगल्फ करती है उस टाइम पे, तो कुछ अमाउंट जरूर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का ख़त्म हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज pinced out from the base of tail, which is engulfed by सर्टोली सेल। ठीक है, तो टेल का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। पहले हम पूरा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो हेड रीजन आएगा। ठीक है, हेड रीजन के बाद ये टेल नेक रीजन हमारे सामने रहता है। ठीक है, और नेक रीजन के बाद में इस तरीके से हमने ये बनाया मिडल पीस रीजन। ठीक है, और मिडल पीस रीजन के बाद में ये एक्सल फिलामेंट के अंदर हमें इस तरीके से टेल की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस रीजन है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और इसने एक बड़ा सा क्या बनाया, एक्सियल फिलामेंट, जो कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसके अंदर 9+2 के रेशियो में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ पे स्पाइरली जो है वो अरेंज्ड रहते हैं इस तरीके से, और जो कि मैंचेट जो कि एजिनिबिन कर्ण का फॉर्मेशन करते हैं, और एक्रोसोम की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है ये क्या बन गई, टेल बन गया, मिडल पीस बन गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, हेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा एक जो स्पर्मेटिड है, अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से एक स्पर्मेटिड से धीरे धीरे इस तरीके से आप देखते हो कि कैसे स्पर्म के अंदर ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो गया। तो एक डायग्राम के थ्रू इस सारे फिनोमिना को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपको क्लियरली अपीयरेंस होगा पूरा का पूरा। मान लीजिए ये स्पर्मेटिड है, और स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड के अंदर ग्रोइंग फेज हम डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। स्पर्मेटिड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि फ्लेजिला यानी कि सेंट्रियोल, ये क्या है, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल की बेसल बॉडी से फ्लेजिला निकलती है जिसमें 9+2 का अरेंजमेंट रहता है।
ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, और एक्रोसोमल वेसिकल्स जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही फॉर्म होती है। फिर आप देखोगे धीरे धीरे एक्रोसोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बड़ा होता जा रहा है इस तरीके से, और जो ये फ्लैजिला है वो काफ़ी लार्ज हो रही है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नीचे की तरफ अरेंज हो रहे हैं। ठीक है। फिर जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है वो यहाँ से पेंच्ड आउट हो जाता है, और फिर जो इस एक्सल फिलामेंट के चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरली अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक्रोसोम रीजन है, हेड रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक्सोनीमा यानी कि एक्सल फिलामेंट है, उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस है, और उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, टेल की प्रेजेंस देखने को मिलती है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, जिसमें स्पर्मेटिड से हमने क्या बना दिया, एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद में अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो ये स्पर्म बना है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू जो स्पर्म बनता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि जो वैसे तो हर एक एनिमल के अंदर जो है, एनिमल टू एनिमल स्पर्म का जो शेप है वो वेरी करता है, बट हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में बोलेंगे कि जो स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, यानी कि स्पर्म जो है यहाँ पे डिवाइड होगा कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हमने अभी भी डिस्कशन भी किए थे। 3 पार्ट में यहाँ देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे लिए एज अ हेड है, सेकंड पार्ट जो है वो मिडल पीस है, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास थर्ड पार्ट तक टेल का। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमें ये तो पता चल गया है स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म के अंदर ये तीनों पोर्शन बनते हैं, लेकिन अब हम देखें इन तीनों पोर्शन के अंदर जो वर्किंग है या किस तरीके से ये प्रेजेंट रहते हैं या कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रीज़न डिस्कशन करने वाले हैं वो है हेड रीज़न। ठीक है, तो हेड रीज़न के बारे में अगर हम डिस्कशन करें स्पर्म के अंदर हेड, तो हेड जो है वो किसका बना होता है, formed from nucleus and acrosome। ठीक है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम मिलके क्या बना देते हैं, हेड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम स्पेस होता है न्यूक्लियस और एक्रोसोम के बीच में, लेकिन हेड जो है वो बेसिकली कवर्ड किससे रहता है, तो हेड इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट नॉन एज ए एक्रोसोमिक कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हेड के ऊपर या फिर हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसको जो कवर करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक एक्रोसोमल कैप रहती है, और इस एक्रोसोमल कैप में, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि हेड बेसिकली तो इनसे बना होता है और न्यूक्लियस जो होता है इज कवर्ड बाय ए कैप, और इस कैप को हम किस नाम से जानते हैं, एक्रोसोमिक कैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो एक्रोसोमिक कैप है या फिर आप इसको एज ए एक्रोसोम भी कंसिडर कर सकते हो, और ये जो एक्रोसोम है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन लाइटिक एंजाइम, यानी कि हम एक्रोसोम भी बोल सकते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, या एक्रोसोमिक कैप भी बोल सकते हो। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस जो है हेड का, उसके अंदर
प्रेजेंस होगी क्रोमोसोम की, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम पहले एक्रोसोम स्टार्टिंग से बात करते हैं, तो हम एक्रोसोम की बात करते हैं। तो चाहे एक्रोसोम है चाहे हेड है, इन सबको कवर करने के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, क्योंकि स्पर्म एक सेल है, ठीक है। तो ऑल जो स्पर्म का सारे पार्ट्स है वो किससे कवर रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, ठीक है। तो एक्रोसोमल जो कैप है या एक्रोसोम है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, तो इट इज फिल्ड विद लाइटिक एंजाइम, ठीक है। लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इन लाइटिक एंजाइम्स को हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो कोल्ड स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन के नाम से भी हम इन एंजाइम्स को जानते हैं। तो बेसिकली यानी कि एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं यह लाइटिक एंजाइम है, जिनको हम स्पर्म लाइसिन भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, स्पर्म लाइसिन। इन एंजाइम का फंक्शन क्या है अगर ये पूछा जाए, तो ये जो एंजाइम है, इन एंजाइम का फंक्शन है कि ये डिसॉल्व कर देते हैं एग एनवलप को ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। डिसॉल्व एग एनवलप ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एग जो है उसके ऊपर काफ़ी सारी कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उन कवरिंग को डिसॉल्व करने के लिए स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं। तो दो तरह के स्पर्म लाइसिन, दो टाइप के बेसिकली हमें एंजाइम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन से हैं। एक एंजाइम है यहाँ पे हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। और जो सेकेंड एंजाइम है हमारे पास वो आता है एक्रोसाइन, ठीक है। दो तरह के ये एसिडिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनका अगर हम फंक्शन देखें, वैसे तो जब हम एग की स्ट्रक्चर करेंगे तब इनका फंक्शन अच्छे से क्लियर होगा, बट स्टिल अभी आप याद रख सकते हो। तो इट डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा ऑफ एग, यानी कि एग की मेम्ब्रेन है, और जबकि एक्रोसिन जो है ये डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व्स जोना पेल्यूसिडा ऑफ एग। तो आपको दो लेयर्स तो पता चल गई, एक तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा, ये दो एग मेम्ब्रेन है, इनको डिसॉल्व करने के लिए स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने एक्रोसोम देखा। उसके बाद हमें पता है एक्रोसोम के अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। सेकंड हमारे पास क्या है, एक्रोसोम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप क्या देखते हो न्यूक्लियस के अंदर, ये एक इलोंगेटेड और लाइट वेट स्ट्रक्चर होती है, इलोंगेटेड है एंड लाइट वेट है, ठीक है। और पोस्टीरियर एंड जो है न्यूक्लियस के ऊपर, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इनके एंटीरियर एंड पे देखें, एंटीरियर एंड पे तो क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम, ठीक है। और इसका जो पोस्टीरियर एंड है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरोक्सिमल सेंट्रियोल, पैरोक्सिमल सेंट्रियोल की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म जो होते हैं वो बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक तो गाइनोस्पर्मी, एक एंड्रोस्पर्मी, मतलब स्पर्म्स के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो गाइनोस्पर्मी है, इसका मतलब इसके जो गाइनोस्पर्मी और एक एंड्रोस्पर्मी, ठीक है, या स्पर्म्स भी बोल सकते हो। तो गाइनोस्पर्मी के अंदर तो 22 तो
वेजिटेटिव और एक एक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि एंड्रोस्पर्मी में 22 जो है वो सोमैटिक और एक वाई क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग देखें कि हेड के जस्ट नीचे का जो सेगमेंट होता है वो नेक रीजन कहलाता है। ओवरऑल हम इसको अलग से सेगमेंटेशन में नहीं डिवाइड करते। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा रीजन रहता है, वो है नेक। ठीक है, तो इस नेक रीजन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो पहली चीज ये बहुत ही नैरो पार्ट होता है। ठीक है, इसको आप डिपेंड करता है कि कुछ जगह तो स्पर्म के सिर्फ 3 पोर्शन ही डिवाइड किए जाते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल, और कुछ में नेक को भी अलग से जगह मिल जाती है। तो नेक को आप अलग पार्ट कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी तो भी, क्योंकि बहुत ही नैरो पार्ट होता है और ये हेड और मिडल पीस के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ नैरो पार्ट बिटवीन हेड एंड मिडल पीस। ठीक है, उसके बाद देखें हेड के पास क्या होता है, तो इट कंटेन सेंट्रियोल्स। बेसिकली इट कंटेन्स 2 तरह के सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, और दोनों सेंट्रियोल हमें पता ही है, एक तो कौन से होता है, पैरोक्सिमल, और जो सेकंड सेंट्रियोल होता है वो कौन सा होता है, डिस्टल। ठीक है, तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। पैरोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो स्टार्ट करता है क्लीवेज। अगर फंक्शनिंग की बात करें यहाँ पे तो मैं बता दूं कि जो पैरोक्सिमल सेंट्रियोल है ये इसका जो काम है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, पैरोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, पैरोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वर्किंग में आता है, और जब एग और स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे तो फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट में डिवाइड होगा, यानी कि जाइगोट डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन करेगा, तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो है वो इस पैरोक्सिमल सेंट्रियोल के थ्रू होता है। लेकिन जाइगोट में जो डिवीजन होता तो वो माइटोसिस है, लेकिन वहाँ पे हम वर्ड माइटोसिस यूज ना करके क्लीवेज यूज करते हैं। क्लीवेज जो है वो एक टाइप का माइटोसिस डिवीजन है जो कि जाइगोट परफॉर्म करता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो पैरोक्सिमल सेंट्रियोल है वो स्टार्ट क्लीवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो जाइगोट में स्टार्ट करता है, ठीक है, क्लीवेज जो होता है वो कहाँ स्टार्ट करेगा, ये जाइगोट के अंदर। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन जाइगोट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास सेंट्रियोल है वो कौन सा है, डिस्टल, जिसका फंक्शन हमने अभी भी डिस्कशन किया हुई था जब हम स्पर्मियोजेनेसिस कर रहे थे, क्योंकि जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो फ्लेजिला का फॉर्मेशन करता है, जो कि आज आप एक्सेल फिलामेंट भी कंसिडर कर सकते हो। तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, गिव राइज टू एक्सेल फिलामेंट। ठीक है, एक्सेल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो नेक रीजन जो है वो इतना शॉर्ट रीजन रहता है, तो आप इसको अलग से कंसिडर कर भी सकते हो, अदरवाइज इसको हेड के साथ में इंक्लूड करो तो भी गलत नहीं होगा। अब उसके बाद में ऑफिशियली जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है मिडल पीस। मिडल पीस। ठीक है, तो मिडल पीस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो जो मिडल पीस है वो कहा जाता है इट इज़ द चैम्बर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका मतलब जो मिडल पीस है उसके अंदर जो है बहुत सारे अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिडल पीस के अंदर स्पाइरली अरेंज रहते हैं, जिसको नीबेन करण शीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि मिडल पीस के अंदर 2-3 चीज़ें हैं हमारे सामने आती है। एक तो आप यहाँ पे देखते हो मिडल पीस को हम किस नाम से जानते हैं, इट इज़ कॉल्ड
एनर्जी चैम्बर ऑफ स्पर्म। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? तो वो है स्पाइरली जो अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो मिडल पीस के अंदर आपको पता है अराउंड सराउंडिंग द एक्सोनिमा या एक्सल फिलामेंट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? जो चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्पाइरली अरेंज रहते हैं, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग द एक्सल फिलामेंट, सराउंडिंग द एक्सल फिलामेंट। ठीक है, एक्सल फिलामेंट को हम एक्सोनिमा भी बोला जाता है, जो कि एज अ फ्लेजिला की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पाइरली अरेंज्ड जो यहाँ अरेंजमेंट रहती है माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि स्पाइरली अरेंज जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसको बोला जाता है निबिन करण शीथ। निबिन करण शीथ के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत ही पतली लेयर, इन बहुत ही थिन लेयर ऑफ जो साइटोप्लाज्म है वो मिडल पीस में प्रेजेंट रहती है और इसको बोला जाता है मैनचेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास निबिनकरण है और दूसरा जो यानी कि एक तो यहाँ पे निबिनकरण और जो सेकंड पॉइंट आता है वो है मैनचेट। ठीक है, तो मैनचेट क्या है, मैं अगर उसके बारे में आपको बताऊं तो पेरिफेरल जो पार्ट है मिडल पीस का, उसके ऊपर बहुत ही पतली सी लेयर रहती है साइटोप्लाज्म की, जिसको हम मैनचेट बोला जाता है। तो दी पेरिफेरल पार्ट ऑफ मिडल पीस हैज thin layer of cytoplasm, ठीक है, which is called मैनचेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो निबंधकरण और मैनचेट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं जो कि कई बार पूछी भी जाती हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि जो मिडल पीस है, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट जो है मिडल पीस का, उसके अंदर एक रिंग सेंट्रोल भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका फंक्शन अभी भी अननोन है। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन के ऊपर तो डिस्टल सेंट्रियोल रहता है। ठीक है, और जो रिंग सेंट्रियोल जो है वो भी प्रेजेंट होता है, तो उसका फंक्शन अभी भी अननोन माना जाता है। तो मिडल पीस के ऊपर एक और स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है और वो है रिंग सेंट्रियोल। ठीक है, यानी कि जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडल पीस इज रिंग सेंट्रियोल एंड इट्स फंक्शन जो है अभी तक नहीं पता, इज अननोन। ठीक है, इसका जो फंक्शन है अभी भी क्या है, अननोन है। ठीक है, तो
इस तरीके से हमारे पास जो मिडल पीस जो है वो भी कंप्लीट होता है। मिडल पीस कंप्लीट होने के बाद में अब हमारे पास जो बचता है वो है टेल। टेल जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पम का और हेल्प करता है मोटिलिटी के लिए, और डिस्टल सेंट्रियोल जो एक्ट करता है यहाँ पे एज ए एक्सोनिमा या फ्लेजिला की फॉर्म में। दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो लास्ट पार्ट है स्पम का, और वो कौन सा है, टेल। ठीक है, तो मिडल पीस के बाद में यानी कि हम लोगों ने मिडल पीस कंप्लीट कर लिया, और अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, टेल। ठीक है, तो टेल जो है वो हम क्या मानते हैं, टेल जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, या फिर इसको आप फाइब्रस पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, और it is differentiated into two reasons. It differentiated into two reasons. ठीक है, एक तो प्रिंसिपल पीस होता है और एक एंड पीस होता है। ठीक है, तो दो पीस कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास कौन सा आएगा, प्रिंसिपल। क्या डिफरेंस होगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे अभी। एक तो जो रीज़न होता है वो होता है प्रिंसिपल पीस। ठीक है, और जो सेकंड पोर्शन होता है वो क्या रहता है, एंड पीस टेल का। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रिंसिपल पीस। तो प्रिंसिपल पीस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल पीस हैज़ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होगा, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और प्रिंसिपल जो है वन डबल एंड 2 सेंट्रियोल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यानी कि जो पेरिफेरल रीजन में डबल और सेंट्रल में 2, यानी कि पेरिफेरल में 9 और जो कि डबलेट की फॉर्म में रहते हैं, एक कंप्लीट रिंग होती है, एक इनकम्प्लीट रिंग होती है, और जो सेंटर में होती है वो 2 रिंग होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपने साइटोलॉजी के अंदर देखी हुई है, प्रिंसिपल पीस जो है वो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहता है वो जो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल पार्ट जो है ये काफ़ी थिक पार्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो अरेंज रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो अरेंजमेंट रहता है वो 9+2 है, लेकिन उसके साथ ही 2 एक्स्ट्रा ट्यूब्यूल्स की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली तो हम यहाँ पे 9+2 का ही अरेंजमेंट देखते हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल पीस होता है उसके अंदर हमें, इस पार्ट के अंदर हमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है, यानी कि दिस पार्ट कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप सिर्फ इस पार्ट में 2 ही चीज़ें याद रखो, एक तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है 9+2 का है, और प्लस यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है। इसीलिए जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली थिक पीस होता है, किसके, एंड पीस के। अब हम देखते हैं सेकेंड पोर्शन जो कि क्या है, एंड पीस। ठीक है, एंड पीस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, टेल का जो एंड पीस है यहाँ पे भी जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का ही अरेंजमेंट है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नहीं प्रेजेंट होती, लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से ये जो पार्ट है वो थिन पीस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इस तरीके से जो स्पम है उसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने आती है। तो वैसे तो स्पम्स के अलग अलग टाइप हमें देखने को मिलते हैं उनकी टेल की बेसिस पे। एक होते हैं फ्लैजिलेटेड स्पम, ठीक है, कुछ होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड स्पम्स,
ठीक है। तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो होते हैं वो अमेबोइड मूवमेंट करते हैं, यानी कि टेल के बेसिस पे हम स्पर्म को अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेल जो स्पर्म्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो कैटेगरी में, एक तो फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो कि हम ह्यूमन स्पर्म के अंदर पढ़ते हैं, और एक होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड। ऑफिशियली तो आपके ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम फ्लैजिला की बेसिस पे बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स हैं वो बेसिकली हमें किस में देखने को मिलते हैं, स्पर्म्स ऑफ वर्टिब्रेट, स्पर्म ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और जबकि नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म में जो स्पर्म्स आते हैं वो रहते हैं कि जो एमेबॉइड मूवमेंट करते हैं, इनके पास टेल नहीं होता, यानी कि ये तो मूवमेंट किसके थ्रू करेंगे, एमेबॉइड मूवमेंट करते हैं। इनकी जब टेल नहीं है तो डेफिनेटली इनके अंदर मूवमेंट करने के लिए इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो ये कौन सा मूवमेंट करते हैं, एमेबॉइड। ये फ्लैजिलर मूवमेंट करते हैं क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे कि एस्कैरिस के स्पर्म हुए, ठीक है, क्राइफिश, ठीक है, लॉबस्टर एक्सेट्रा। तो ये जो है कुछ ऐसी स्पीसीज हमें देखने को मिलती है जहाँ पे फ्लैजिला की प्रेजेंस के बेसिस पे भी हम स्पर्म्स को क्या करते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने जो आती है दो अलग अलग पोजीशंस आती हैं, एक तो फ्लैजिलेटेड और एक नॉन फ्लैजिलेटेड। तो अब हम एक कंप्लीट डायग्राम देखें स्पर्म का तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है स्पर्म की देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपको हेड रीजन, टेल, मिडल रीजन तीनों क्लियरली अपीयर हो रहे हैं। ये जो रीजन है वो हेड है, ये मिडल पीस रीजन है और ये टेल रीजन है, ठीक है। तो हेड रीजन के अंदर आप देखोगे एक्रोसोम की प्रेजेंस है, जिसके अंदर काफ़ी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं दो मैनर में, यानी कि सोमेटिक प्लस एक्स और सोमेटिक प्लस वाई। वो डिपेंड करता है कि जो स्पर्म है वो कौन सा है, गायनोस्पर्म है या एंडोस्पर्म है, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिकली ये जो रीजन होता है, ये रीजन होता है नेक रीजन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरह की, पैरोक्सिमल भी और डिस्टल। उसके बाद में अगर आप देखोगे डिस्टल सेंट्रियोल से इस तरीके से लॉन्ग एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो कि एज अ फ्लैजिलम कहलाती है, क्योंकि 9+2 का रेशियो है, या एक्सोनीमा या एक्सल फिलामेंट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वो भी एज अ स्पाइरल फॉर्म के अंदर अरेंज रहते हैं, जिसको इस शीट को हम किस नाम से जानते हैं, निबेन-करन शीट नाम से जाना जाता है। और इनके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर होती है उनको हम मैनचेट के नाम से जानते हैं। और फिर हमारे पास क्या आती है, टेल। टेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो हमारा कौन सा पीस कहलाता है, प्रिंसिपल पीस। तो यानी कि ये जो पीस है वो कौन सा होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। और जो पीछे का पोर्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पीस। एनसीईआरटी में आपका जो डायग्राम है वो स्पर्म का दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस तरीके से हमारे सामने जो है स्पर्म का एक क्लियर डायग्राम शो होता है, ठीक है। पूरा का पूरा स्पर्म एंड पीस को छोड़ के पूरे के पूरे स्पर्म पे कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस रहती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंटायर स्पर्म इज एनक्लोज्ड इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंटायर, ठीक है, एंटायर स्पर्म इज enclosed in a plasma membrane, ठीक है। हाँ, मिडल पीस में प्रेजेंट होता है, लेकिन एंड पीस बहुत थोड़ा होता है तो उसका कोई ज़्यादा प्रेजेंस अपीयरिंग में आती नहीं है। ओवरऑल हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरे स्पर्म पे प्रेजेंट होता है, एंड पीस का कुछ पोर्शन हम छोड़ दें तो इस तरीके से हमारे सामने जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आती है वो है स्पर्म की, ठीक है। अब हमारे सामने स्पर्म
कि जब हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ही रहे हैं तो स्पर्म से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं जो कि हमें जानने बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये है एक्स्ट्रा पॉइंट जिनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। जैसे कि पहला है स्पर्मिएशन। क्या है स्पर्मिएशन? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्पर्मिएशन, क्योंकि काफ़ी सारे सिमिलर टर्म्स होती हैं बच्चों जो आप में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इंसेमिनेशन, तो ये जो टर्म्स है ना वो काफ़ी सिमिलर रहती है, तो इनको अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो कि स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट स्पर्मिएशन आप यूँ समझ लो लिब्रेशन है, यानी कि रिलीज है, मुक्ति यानी कि फ्री जो है वो आप बोल सकते हैं ऑफ स्पर्म, ठीक है। लिब्रेशन मतलब रिलीज होना, कहाँ से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फ्रॉम द सर्टोली सेल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। लिब्रेशन ऑफ स्पर्म from Sertoli cells of seminiferous tubules, ठीक है। एक और डेफिनेशन आप इसमें बोल सकते हो जो कि काफ़ी आसान रहेगी, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम seminiferous tubules, ठीक है, या फिर टेस्टिस भी बोल सकते हो। तो आफ्टर स्पर्मिएशन स्पर्म जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? एसेसरी डक्ट के अंदर, जो कि आप रेटिटेस्टिस और एफेरेंसिया से हम फिर आगे एपिडिडाइमस और इस तरीके से स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बेसिकली। तो स्पर्मिएशन बेसिकली रिलीज ऑफ स्पर्म को बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आती है वो आती है सेमिनेशन, ठीक है, सेमिनेशन, सेमिनेशन, ठीक है। तो सेमिनेशन का मतलब क्या है? ठीक है, सेमिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि लिब्रेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड सेमिनेशन। लिब्रेशन मतलब रिलीज होना, लिब्रेशन ऑफ sperm from testis is called semination, ठीक है। देखो यहाँ पे दो चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्पर्म जो कहाँ से अलग हो रहे हैं, सर्टोली सेल्स से अलग होके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अगर निकल रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, वासा डेफरेंसिया, क्योंकि टेस्टिस से बाहर आगे जो एपिडिडाइमस या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर अगर स्पर्म्स के एम्पुलर रीजन है, यूरेथ्रल रीजन है, इनमें अगर स्पर्म्स आ चुके हैं तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन के साथ ही एक और वर्ड आ जाता है इंसेमिनेशन, यानी कि सॉरी सेमिनेशन। वर्ड क्या यूज़ करते हैं? सेमिनेशन, अगर वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमारे पास एक और वर्ड आता है, वो है इंसेमिनेशन। अब ये इंसेमिनेशन क्या है ये मैं आपको बताऊं तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि स्पर्म्स का रिलीज होना इन फीमेल वेजाइना के अंदर, ठीक है। मेमेलियल स्पर्म जो होते हैं वो ट्रांसफर होना, यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बोलेंगे मेमेलियन स्पर्म्स आर transferred to vagina of female, ठीक है।
तो सीधी सी बात है, स्पर्म्स का फीमेल वेजाइना के अंदर जाना, दिस या फिर वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, या फिर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि एक और डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ sperms in फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में जाना, ठीक है। और एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चले जाते हैं तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, तो यहाँ पे जो वाइबिलिटी है स्पर्म्स की वो अगर 24 से 48 घंटे की होती है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद में उनकी जो एज है, यानी कि उनकी एक्टिव रहने की जो स्टेट है जिसको हम वाइबिलिटी बोलते हैं, वो कितनी होती है 24 to 48 आवर्स रहती है। मैक्सिमम तो भाई 24 रहती है, कुछ केसेस के अंदर 24 हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइफ स्पैन जो रहती है एग की वो 72 आवर्स की रहती है, ठीक है। और यहाँ पे वाइबिलिटी 24 आवर की है। तो ओवरऑल हम देखिए फर्टिलाइजेशन का पीरियड जो है कंसिडर किया जाता है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर ही सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, स्पर्मिएशन क्या है, सेमिनेशन क्या है, इनसेमिनेशन क्या होता है। इसके बाद ही एक और वर्ड आता है इजैकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या होता है, इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन का मतलब होता है कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल, मेल की बॉडी से बाहर निकले हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही गए हों, तो मतलब फीमेल की बॉडी से बाहर निकलना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेशन। यानी कि यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं लिबरेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल, ठीक है। और इट इज़ कॉल्ड इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, ठीक है। तो इजैकुलेशन के अंदर ह्यूमन जो है, ह्यूमन मेल जो है वो कितने स्पर्म्स को इजैकुलेट करता है, इजैकुलेट करता है वो अप्रॉक्सीमेटली ejaculate about 200 to 300 million sperms, मिलियन स्पर्म जो है वो इजैकुलेट करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ml ऑफ सीमेन में कितना होता है, 1 ml ऑफ सीमेन में नंबर ऑफ स्पर्म अगर आपसे पूछा जाए तो 20 to 120 मिलियन स्पर्म की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद में कि नेक्स्ट कुछ और टर्म्स रहते हैं यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। तो 3 और हम यहाँ पे टर्म कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एजोस्पर्मिया, ठीक है। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, एजोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्म जो है काफ़ी कम है जो एक्चुअल अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो डाउन आ चुका है, नंबर ऑफ स्पर्म्स इन लेस देन 20 मिलियन पर ml, ठीक है। थर्ड और लास्ट जो टर्म रहती है वो है नेक्रोस्पर्मिया,
ठीक है। और नेक्रोस्पर्मिया का क्या मतलब होता है? नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्म इन अ सीमेन। प्रेजेंस ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्म इन सीमेन। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है नेक्रो, ओलिगो और जो एजोस्पर्मिया है, ये तीनों मेजर रीजन है, यानी कि ऑल दीज थ्री, इन तीनों का जो रिजल्ट आता है वो किस फॉर्म में आता है? स्टेरिलिटी, यानी कि स्टेराइल होगा, यानी कि वो जो सीमेन होगा वो आगे फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी उसमें नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट किया, किस तरीके से एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से ये पूरी की पूरी फिनोमिना जो है वो स्पर्मेटिड से आगे फॉर्म होती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो फिनोमिना है यानी कि वो कंप्लीट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस दो अलग अलग पोर्शन के अंदर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो कंप्लीट फिनोमिना है वो किस तरीके से रेगुलेटेड होती है। तो रेगुलेशन के लिए हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन रहता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उनके अंदर जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट फिनोमिना यानी कि रेगुलेशन देखते हैं कि हार्मोनल जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और प्लस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी आ जाए या फिर मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन रेगुलेशन आ जाए तो भी आपका आंसर सही रहेगा, रेगुलेशन। ठीक है। तो बेसिकली सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप यूँ समझो कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है उनका रेगुलेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड से एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है GnRH हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है तो दो हार्मोन्स रिलीज करेगी। कौन कौन से? एक तो FSH और एक LH, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आगे जाके किसको स्टिमुलेट करती है? तो वो स्टिमुलेट करती है सर्टोली सेल्स को, ठीक है। और इधर जो LH है ये जाके किसको स्टिमुलेट करता है? तो ये स्टिमुलेट करेगा लीडिंग सेल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि FSH और LH को स्टिमुलेट किया जाता है, कि थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है सर्टोली सेल्स को, ठीक है। सर्टोली सेल स्टिमुलेट होके दो चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करती है। सबसे पहला तो वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, और दूसरा जब एक्सेस हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रेजेंस, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, देन वो रिलीज करती है इनहिबिन हार्मोन, ठीक है। और इधर अगर हम लीडिंग सेल की बात करें तो लीडिंग सेल जो है वो बेसिकली क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, और जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और उनके ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के अपने अलग अलग फंक्शन रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स करवाता है। तो ये बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है,
ठीक है। इसके अलावा ये सेकेंडरी सेक्सुअल मेल और मेल के अंदर ये अपीयरेंस में लेके आता है, ठीक है। और ये इसके अलावा जो है वो नेगेटिव फीडबैक भी जनरेट करता है। कब? जब टेस्टोस्टेरोन का जो है एक्सेस लेवल हो जाए, एक्सेस लेवल अगर टेस्टोस्टेरोन का हो गया तो आप देखोगे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो नेगेटिव फीडबैक जनरेट करेगा। नेगेटिव फीडबैक कहाँ कहाँ के लिए? एक तो हाइपोथैलेमस के लिए और एक जनरेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक देगा और यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक देगा। तो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चल गई कि जो टेस्टिस रहता है उस टेस्टोस्टेरोन उसका स्पर्मेटोजेनेसिस में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, और अगर उसका एक्सेस लेवल हो जाए तो वो नेगेटिव फीडबैक भी जनरेट करता है। इधर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो इनिबिन हार्मोन है, ये इनिबिन हार्मोन ये भी ठीक इसी तरीके से ही काम करेगा और ये नेगेटिव फीडबैक जनरेट करेगा। किसके लिए? एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए और यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस के लिए। ये नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच के लिए और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोनल रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनिबिन जो हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स रिलीज करती है। कब? जब एक्सेस में स्पर्मेटोजेनेसिस की फिनोमिना कंप्लीट हो जाती है और देन वो नेगेटिव फीडबैक जनरेट करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए ताकि वो एफएसएच का लेवल डाउन कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने एक हार्मोनल रेगुलेशन की जो फिनोमिना है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं इनकी प्रेजेंस और उनका कौन किसको नेगेटिव फीडबैक देता है ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेन हार्मोन है जीएनआरएच हार्मोन है, एफएसएच है, एलएच है और उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जो कि एज ए सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है जो पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को स्पेसिफिक बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल करने वाला या रेगुलेशन करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है और मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की फिनोमिना है वो भी कंप्लीट कर ली है। स्पर्मेटोजेनेसिस से जो गैमीट बनता है यानी कि स्पर्म बनता है उसकी स्ट्रक्चर भी देख ली और पूरे सिस्टम को कैसे हार्मोन रेगुलेट करते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। सो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है oogenesis। हम देखेंगे कि एग का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।